नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इससे पहले हमने आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के लिए आंदोलन टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ये आपके लिए। और जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे लगभग चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अंत तक देखने पर पसंद आए तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता, तो मुंडा विद्रोह मतलब बिरसा मुंडा। तो 26 का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। फिर से आपसे पूछा गया मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो फिर से आपका इसका जवाब बिरसा हो जाएगा। ये 2005 में पूछा गया, वो 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग जरूर लिखना। कहता है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो याद रखना जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे वो जो है बिरसा मुंडा को धरती अब्बा का अवतार मानते थे। किसका? धरती अब्बा का अवतार मानते थे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन इससे पहले जो हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस किया था वहीं पर इस क्वेश्चन से संबंधित सारी बातें वहाँ पर बता दी गई थी। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए बिरसा मुंडा के अनुयायी उसे किसका अवतार मानते थे तो धरती आबा का अवतार मानते थे। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया। तो ये डेट आप लोग जरूर लिखिए एक बार। तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी सन 1900 को। सोते हुए मतलब 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर यानी पश्चिम सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की डेट आप लोग जरूर याद रखना कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 9 जून 1900 को। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिरसा मुंडा को जो कार्यक्षेत्र हो जाएगा वो आपका रांची हो जाएगा। और रांची आप लोग जानते हैं जो आपके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का शहर भी है जहाँ वो रहते हैं, निवास स्थान। तो याद रखना बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो रांची। तो 30 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। कहाँ से लेकर? रांची से भागलपुर तक। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया था। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन आप आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछता है। कहता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा जो आपका विद्रोह था ये आपके रांची में हुआ था। तो 31 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है 1899 और 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो याद रखना इन सन के बीच में जो आपके मुंडा क्रांति का नेता था वो कौन था, तो याद रखना वो आपके बिरसा मुंडा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 33 नंबर कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के या उत्तरांचल के। तो जो आपके बिरसा मुंडा जी थे ये आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए किसके पक्ष में थे तो याद रखना इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और कदकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष के स्थापना का पक्षधार नहीं था। यानी किसी एक राज्य की विशेषधार के वे पक्षधार नहीं थे। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना। 33 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप लोग जरूर लिखिए। जो आपका बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में कोल विद्रोह हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ था। ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जवाब आप लोग आसानी से देंगे। ये आपके सिंह भूमि के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह मतलब सिंह भूमि, जरूर याद रखना। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, आपको चीज़ें 100% क्लियर होंगी एक्सप्लेन से। कहता है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंह भूमि,
पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक एवं व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमिकर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में क्या होता है कि बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन जो है गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होज विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जो आपका होज विद्रोह है इसकी डेट पूछी गई है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि होज विद्रोह कब हुआ तो इसकी डेट आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या तो अपनी कॉपी पर लिखिए। ये आपका 1820 से 21 ईस्वी के दौरान आपके होज विद्रोह हुआ था। एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिए। कहता है होज विद्रोह 18 से 20-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र जरूर याद रखना संथाल परगना था। क्या केंद्र था, संथाल परगना। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। तो याद रखना बिरसा मुंडा के द्वारा किसी को कमांडर इन चीफ नहीं नियुक्त किया, क्योंकि वो खुद ही जो भी था वो स्वयं ही था। ठीक है, इससे आप लोग इतनी बात बस याद रखना है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। देखिए वहाँ पर अब्बा लिखा था, तो यहाँ पर याद रखना हमने वहाँ पर भी आपको बताया था धरती आबा को इनको कहा जाता था। कहता है बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया, कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती आबा यानी जगत पिता कहा जाता था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो आपके धरती आबा का मतलब क्या है तो जगत पिता हो जाएगा। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उल गुलान विद्रोह की भी संज्ञा दी गई। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि उल गुलान विद्रोह की संज्ञा किसे दी गई, तो आप लोग बोलेंगे बिरसा मुंडा के विद्रोह को। ठीक है, इन दोनों में से कोई किसी का एक नाम लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। कहता है ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था। तो जो आपका ताना भगत आंदोलन था ये अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे संबंधित था तो जरूर आप लोग याद रखना ये आपके आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। कौन सा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व आपके जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया था। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। तो याद रखना ये किन आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके झारखंड जो भारतीय राज्य था आदिवासी समुदायों के बीच ये आपका ताना भगत आंदोलन जो था ये उत्पन्न हुआ था। तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन के माध्यम से आपको चीज़ें जो भी बच जाती हैं क्वेश्चन के पढ़ने उसके आंसर में तो सब एक्सप्लेन के माध्यम से आपको 100% क्लियर होता होगा। कहता है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच में उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था किंतु धीरे धीरे क्या होता है इसका लक्ष्य जो था वो राजनीतिक हो गया और इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तारित हिस्सा भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया तो याद रखना जो आपका कूका आंदोलन था इसको गुरु राम सिंह जी ने संगठित किया था। काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहते हैं कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में क्या होता है राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका सामान्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के भी नाम से पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु क्या होता है बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व आपके राम सिंह ने किया। 1872 में क्या होता है इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हो गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो याद रखना जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका पंजाब था वहाँ पर जो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था तो आप लोग इसका जवाब देंगे सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था आपके
कोका आंदोलन का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कहता है 41 नंबर क्वेश्चन कि 1921 में जो आपका मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था। जो आपका मोपला विद्रोह है ये आपके केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था मोपला, मतलब केरल। कहता है मोपला विद्रोह केरल के मलाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1921। जरूर आप लोग इसकी डेट लिखिए। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर क्या थे? हिंदू थे। आंदोलन जो था वो जमींदारों के शोषण के खिलाफ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 1921 मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तुरंत जवाब देंगे केरल में। फिर क्वेश्चन आपसे कहता है ते भागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो बंगाल में जब आपके आरंभ हुआ था तो ये किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ते भागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश का अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। बंगी प्रदेशी किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता आपके थे कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कहता है? कहता है कि देखिए टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में ने तेबाग आंदोलन ने भाग की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पूछ रहा है कि 1940 के दशक में क्या होता है, बंगाल में तेबाग आंदोलन ने मांग किसकी की थी? तो उन लोगों ने जो मांग की थी फसल का 1/3 हिस्सा जो है वो बटाईदारों को दिया जाए, इसकी मांग आपके तेबाग आंदोलन में की गई थी। कब? 1940 के दशक में, और वो भी बंगाल की बात कर रहा है। बंगाल में जब आपका तेबाग आंदोलन हुआ था। इसका कहता है 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए, टीआरई 4 के एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं। तो इस टॉपिक का आपका पहला क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास का पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वुड के 1854 के जो प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। जी बिल्कुल, ये बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। जी ये भी बात सही हो जाएगी। तो पूछा गया कथन कौन सा सही है, तो दोनों सही है। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना तैयार की, जिसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातों की सिफारिश की गई थी। पहली बात की उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा की भी सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्या इसकी वो थी खासियत, कहता है कि महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी सिफारिश की गई। प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की भी सिफारिश की गई। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इस टॉपिक का कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनाट कब जारी किया। तो याद रखना प्रसिद्ध मिनाट जो इन्होंने कब जारी किया था, तो 2 फरवरी 1835। जरूर आप लोग इस डेट को याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है भारतीय शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक सेवा शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकाले ने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा करते हुए 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरणार्थ
को गवर्नर जनरल बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम को अंग्रेजी मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, जो भारत में आपकी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी नींव आपके किसके द्वारा रखी गई थी? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1835 के मैकाले के मिनट्स। तो 3 का जवाब बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले की मिनट्स यानी स्मरण पत्र पर पड़ी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कब हुई तो इसकी डेट आप लोग जरूर लिखिए 1916। बनारस मतलब 16। एक्सप्लेन आपसे कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? वर्ष 1916 में, डेट याद रखना, किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के उपरांत या अंतर्गत की गई। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन सा था विश्वविद्यालय आयोग गठित, किन लोगों ने किया था? तो याद रखना जो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी, इनके नाम जरूर आप लोग लिख लेना। एक्सप्लेन कहता है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य जैसे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे? खाली स्थान। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया था? आपके लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया था। एक्सप्लेन कहता है लॉर्ड कर्जन 1899 कब से कब तक रहे वायसराय? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वर्ष 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत या इसने अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण क्या हो गया? आपके बढ़ गया। फिर कहता है कि लॉर्ड कर्जन, सॉरी ये आपका एक्सप्लेन वही दे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया? तो याद रखना किस वर्ष आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1904 ईस्वी में। आपने अभी एक्सप्लेन पढ़ा होगा तो वहाँ पर उसको अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो याद रखना कलकत्ता में पूछा गया हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। इनका नाम आप लोग जरूर लिखिए एक बार। डेविड हेयर ने आपके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो 8 क्वेश्चन का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान बेदेव नाथ बनर्जी ने की थी। राजा राममोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो याद रखना, कलकत्ता में पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु आपके कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेले जिली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो याद रखना जो आपके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, इसको आप लोग जरूर नोट्स में जो बातें इंपॉर्टेंट उनको लिखते हुए चलिए। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। ठीक है, तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं अपनी इस बुक के माध्यम से। और अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को, और बिना शेयर किए भी ना जाना। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। हर एक दिन गुजरने के साथ आपकी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, तो उसी हिसाब से अपनी पूरी 100% एफर्ट के साथ मेहनत करते हुए चलिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।